हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लोगयान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज इकोनॉमी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स के बारे में। और टैक्स से क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ में आपके लिए सीखने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पीसीएसजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी कभार मेंस में भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ देते हैं। तो सब कुछ जो टैक्स के बारे में है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स के क्या टाइप्स होते हैं और सभी कुछ। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मैंने अलग से लिख रखा है कि नरसिंघम समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। आप जानते हैं कि आपके लोगयान चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद हम लोग या तो करंट अफेयर्स करेंगे या फिर पॉलिटी करेंगे। जो भी आप कमेंट ज़्यादा करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए वो हम लोग पहले उठाएंगे। जीएस इधर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उधर आपका लॉ पेपर में पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन मैंने करा दिया था, आईपीसी आपका कंप्लीट हो चुका है और सीआरपीसी प्रारंभ हो चुका है। तो सीआरपीसी उधर चलेगा और उधर सीआरपीसी कंप्लीट होते ही एविडेंस हम लोग करेंगे, इधर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। और मिड जुलाई तक या जुलाई से आप ये मान लीजिए कि 15 जुलाई से पहले पहले हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आपको फिर उधर एक महीना पूरा मिलेगा एपीयू का रिवीजन करने का। तो ये था हमारी तरफ से आपको गिफ्ट था, पूरी तरीके से फ्री। जो पेड कोर्स होता है 3-4 हज़ार रुपये का, वो पूरा आपको फ्री प्रोवाइड कराने का गिफ्ट था और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आइए आगे चलते हैं आज के लेक्चर में। असेट परिसंपत्ति क्या होती है ना। एक होती है निष्क्रिय परिसंपत्ति, एक होती है निष्पादित परिसंपत्ति और एक होती है गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ये तीन टर्म आपको इकोनॉमी में सुनने को मिलेंगे। क्या क्या होती है? आइडल एसेट क्या होती है? ऐसी परिसंपत्ति जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ हो, है ना, जिसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे कि बैंक के पास सोने के बिस्कुट रखे हुए हैं या बैंक के पास ऐसी करेंसी रखी हुई है जिसका अभी तक उन्होंने उपयोग प्रारंभ नहीं किया है ना, या बैंक के पास ऐसी चीज़ें रखी हुई जिनका उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया। तो ये क्या है? ये आइडल एसेट है। परफॉर्मिंग एसेट कौन सी है? ऐसी संपत्ति जो उपयोग में है और जिनका ब्याज व मूलधन मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है और मूलधन भी मिल रहा है। जैसे बैंक जो ऋण देता है और जो व्यक्ति ऋण को लगातार पे कर रहा है, वो परफॉर्मिंग एसेट हो गई, निष्पादित परिसंपत्ति हो गई। ऐसी परिसंपत्ति जो उपयोग में है और जिसका ब्याज और मूलधन मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, ठीक है, ऋण पर है ये संपत्ति। तीसरी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो ऋण के रूप में दी गई है लेकिन अब वापस नहीं मिल रही है ना। वापस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो व्यक्ति है, जैसे देखे नहीं आपने, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा ले लिया विजय माल्या टाइप और लेके भाग गए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहते हैं एनपीए हो गया अकाउंट, है ना, जो चली तो गई है, ऋण पर दे दी गई थी लेकिन अब वापस नहीं मिल पा रही है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए टैक्स पर बात करते हैं। टैक्स कितने टाइप का होता है? एक तो टैक्स होता है सीधा सीधा जिसको हम लोग कर कहते हैं, एक सेस होता है जिसको हम लोग उपकर कहते हैं, एक सरचार्ज होता है अधिभार जिसको कहते हैं, एक फाइन होता है जुर्माना जिसको कहते हैं, और एक ड्यूटी होती है जिसको शुल्क कहते हैं। और इनमें बहुत अंतर है। देखिए, कर तो सीधा सीधा लगाया जाता है, उपकर कर के साथ ही लगाया जाता है। जब कर लगेगा तो उसके साथ ही उपकर लगेगा और उसके साथ ही अधिभार लगेगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये किसी विशेष कारण से लगाया जाता है और उपकर भी किसी विशेष रूप से जो कर लगाया जाएगा किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर होगा, ये उपकर है, ठीक है। सरचार्ज, फाइन एक सजा के तौर पर लगाया जाता है, जुर्माना, और ड्यूटी शुल्क होता है जो किसी कार्य को, जैसे उत्पाद शुल्क हो गया उत्पादन करने के बदले, है ना, जिसे उत्पाद कर अब कहते हैं, या फिर जैसे सीमा शुल्क हो गया, सीमा पार कर रहे हैं तो उसके बदले जो शुल्क लगा है वो सीमा शुल्क कहलाएगा, ठीक है। कर क्या होता है? राजस्व संग्रहण का एक तरीका है, रेवेन्यू कलेक्शन का एक टाइप है कर। यह एक अनिवार्य अंशदान है जिसे करदाता सरकार को बिना प्रतिफल के दे देता है ना। बिना प्रतिफल के मतलब ये अनिवार्य अंशदान है जिसमें जो कर है वो अदा किया जाएगा टैक्स। इसका कोई प्रतिफल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इससे प्राप्त आय को सरकार किसी भी कार्य में व्यय कर सकती है, ये आय पर भी लगेगा, ठीक है। उपकर क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर लगाया जाता है, जैसे कि शिक्षा के लिए विशेष रूप से कर लगा दिया गया, या कृषि कल्याण उपकर लगा दिया गया, या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया गया। तो ये उपकर होता है, ये टैक्स बेस पर लगता है। किस पर लगता है? टैक्स बेस पर लगता है उपकर, ठीक है।
अधिभार क्या होता है, ये भी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। ये कर दायित्व पर आरोपित किया जाता है। ये अधिभार कब लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई है ना, या कोई तत्काल ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण सरकार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वो अधिभार लगा सकती है। तो भूकंप अधिभार, बाढ़ अधिभार, है ना, इस तरीके के अधिभार लगाए जाते हैं, इनको सरचार्ज कहते हैं। तो ये टाइप हो गए टैक्स के टाइप, मान लीजिए आप टैक्स, सेस और सरचार्ज। अब कर व्यवस्था क्या होती है, एक होती है प्रतिगामी कर प्रणाली, दूसरी है आनुपातिक कर प्रणाली, तीसरी है प्रगतिशील कर प्रणाली और चौथी है अधोमुखी कर प्रणाली। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। अगर कर आधार बढ़ने के साथ साथ कर कम हो रहा है तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। मान लीजिए जो राशि है वो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स कम होता जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिगामी कर प्रणाली, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। और आनुपातिक कर प्रणाली कैसी प्रणाली, अगर कर आधार बढ़ने के साथ साथ कर की दर स्थिर है, मतलब जैसे आप चाहे 5 लाख की इनकम पर हो, चाहे 10 लाख की इनकम हो, चाहे 50 लाख की इनकम हो, चाहे 5 करोड़ की इनकम हो, आप पर निश्चित टैक्स लगेगा, तो उसे कहते हैं आनुपातिक कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली कौन सी है कि कर आधार वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाए, जो इंडिया में है। जैसे कि अगर आप 5 लाख तक हैं तो आप पर इतना % टैक्स लगेगा, आपकी 10 लाख इनकम है तो इतना % टैक्स लगेगा, अगर आपकी 1 करोड़ इनकम है तो इतना % टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये है प्रगतिशील कर प्रणाली, ठीक है। अधोमुखी कर प्रणाली क्या है कि कर आधार बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़े और कुछ समय के बाद उसका स्थिर हो जाए, तो इसे अधोमुखी कर प्रणाली कहते हैं। ये इंडिया में ये वाला सिस्टम है। सॉरी, मैंने आपको बता दिया था प्रगतिशील नहीं, अधोमुखी कर प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कर आधार बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कर की रेट है वो बढ़ रही है, ठीक है। और कर आधार स्थिर हो गया तो रेट भी स्थिर हो गई, ठीक है। अब कर जो है, कर 60 वर्ष से कम के लोगों को अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस पर 0% कर है, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख की इनकम है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स है, ठीक है। 60 से 80 वर्ष तक क्या है, 3 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स है, 3 से 5 लाख नहीं, ये जो टैक्सेशन रेट है ये 5 हो गया। 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो 5% टैक्स, 5 लाख तक की इनकम है, 2.5 से 5 तक की इनकम है तो 5% टैक्स है, नहीं सही है ये 3 से 5 लाख तक की इनकम। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको एक बार और कंफर्म करके आपको बताऊंगा ये 2.5 है या 3 है, ये आप लोग भी एक बार नेट पर चेक कर लीजिएगा। तो 5% टैक्स है और 5 से 10 लाख पर 20%। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से टैक्स की रेट अलग अलग है। कराघात एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या है, जिस पर टैक्स लगाया गया वो क्या है, कराघात। और करापात अग्रिम व्यक्ति जो पे करेगा उस टैक्स को, ठीक है। कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर में आता है, पर्सनल इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर जिसे कहते हैं, गिफ्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, आनुषंगिक लाभ कर प्रत्यक्ष टैक्स है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क, परिवहन कर, सेवा कर, सीमा कर, विक्रय कर, व्यापार कर, प्रवेश कर, चुंगी कर, आयात निर्यात कर, ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। अप्रत्यक्ष टैक्स जो जीएसटी के अंतर्गत आ गए, इसमें से अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है और कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो ये दोनों ही लिस्ट जो आपके सामने दिख रही है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विभिन्न राज्यों में दरें भिन्न भिन्न होती हैं जीएसटी की, ठीक है। चुंगी प्रवेश कर की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया और केंद्र व राज्य के संग्रहण में समस्या समाधान हो गया। इससे पहले जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दर होती थी वो भी समाप्त हो गई। तो इस तरीके से जीएसटी क्या है, एक टैक्स हो गया, जीएसटी एक टैक्स हो गया, ठीक है। कौन सा संशोधन था संविधान का, 122वां संशोधन विधेयक था, संशोधन नहीं था, 122वां संशोधन विधेयक जो 2014 में लाया गया था उसके द्वारा जीएसटी लाया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा संशोधन था, कौन सा संशोधन था। ये तो आपने बता दिया कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये मैंने आपको बताया। आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में
मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी ये चीज़ पढ़ाई है, और जब संशोधन विधेयक का एक लेक्चर मैंने पहले कराया था उसमें भी ये चीज़ बताई है कौन सा संशोधन विधेयक था। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पास हुआ था, 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पास हुआ था। ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई 2017 याद रखिएगा, जिस दिन जीएसटी पूरी तरीके से लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 8 सितंबर 2017 को इसकी धारा 12 लागू हुई थी। ये और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 8 दिसंबर 2016 को जीएसटी जो बिल लाया गया था उसकी जीएसटी एक्ट की कौन सी धारा लागू हुई थी? तो धारा 12 लागू हुई थी। और ये कितनी तारीख को लागू हुई? 16 सितंबर 2016 को। एक वर्ष के अंदर राज्यों को जीएसटी लागू करना था। और ये सब चीज़ें आप पढ़ने की नहीं रह गई। जीएसटी के टाइप देख लेते हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल टेरिटरी जीएसटी, एक होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, या इसको एसजीएसटी भी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, यहाँ पे एस भी आ जाता है तो स्टेट जीएसटी हो जाता है, स्टेट टेरिटरी जीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर, व्यापक कर, मूल्य वृद्धि कर, ये अलग अलग टाइप गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत अलग अलग टाइप के कर जो सम्मिलित हो गए। कुछ अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स इसमें आ गए, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इसमें आ गए, कुछ वैल्यू एडिड टैक्स इसमें जुड़ गए हैं, कुछ मल्टी स्टेज टैक्स हो गए, और कुछ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गए हैं। ये सब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की विशेषताएं हैं। आप ये कहिए कि इनमें ये विशेषताएं शामिल कर ली गई हैं। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ से पढ़िएगा अच्छे से। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल दी गई है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? एक तो वित्त मंत्री होता है, ठीक है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। वित्त राज्य मंत्री या राजस्व मामले के मंत्री इसमें होते हैं। 31 राज्यों के वित्त मंत्री अन्य इसमें नामित हैं। 33 कुल सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य होते हैं? 33। 50% का कोरम होता है इसमें। 50% अगर लोग प्रेजेंट हैं तो मीटिंग हो जाएगी। अगर 50% लोग प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी। मताधिकार का क्या प्रतिशत है? राज्यों के पास 66% मताधिकार है और केंद्र के पास 33% मताधिकार है। इसमें जो भी निर्णय होंगे वो वोटिंग से रिलेटेड होंगे। कुल सदस्य कितने हो गए? 33 हो गए कुल सदस्य। 31 राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य नामित सदस्य, एक केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री। ठीक है। 50% इसका कोरम हो गया। प्रस्ताव पास करने के लिए 75% लोगों की सहमति जरूरी है, मतलब 3/4 की मताधिकार से प्रस्ताव पास होगा। जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है और आपने 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा है तो आपको बधाई हो, आपका आंसर सही है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 246 में परिवर्तन करके केंद्र को जीएसटी और आईजीएसटी का अधिकार दिया गया और राज्य को एसजीएसटी का, राज्य का जो कर है वो एसजीएसटी के नाम से लगेगा। ठीक है। सेंट्रल टैक्स जो लगता था 269 सेक्शन में, सॉरी आर्टिकल 269 में, इसको हटा दिया गया। 269 ए में इंटीग्रेटेड सेल टैक्स लगेगा। अब इंटीग्रेटेड स्टेट ट्रांसलेशन, आयात इंपोर्ट के ऊपर, और इकोनॉमिक जोन जो है सेज, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड सेल टैक्स लगेगा। ठीक है। और जीएसटी की व्यवस्था के द्वारा पहली बार आयात में राज्य को भागीदारी मिली है। अभी तक जो इंपोर्ट करने पर टैक्स लगता था उसमें राज्य की कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन जीएसटी के माध्यम से पहली बार आयात पर भागीदारी मिली। अनुच्छेद 217 जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। अनुच्छेद 231 सेस और सरचार्ज के बारे में। सेस और सरचार्ज क्या होता है हमने इसी वीडियो में पहले पढ़ लिया है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जीएसटी काउंसिल हम लोग देख चुके हैं क्या क्या है। जीएसटी काउंसिल का संगठन क्या होता है, जीएसटी काउंसिल में वोटिंग कैसे होती है, ये सभी आपने देख लिया। आर्टिकल याद रखिएगा 279 ए। ठीक है। 2015-16 को अभी तक वर्ष को राज्यों के राजस्व के लिए बेस बनाया गया है। 14% ब्याज के साथ उनको 5 वर्ष तक उनका जो बेस राजस्व प्राप्त हुआ है उसको पे करेंगे जीएसटी के माध्यम से। ठीक है। जीएसटी किन किन चीज़ों पे लागू नहीं होगा? पेट्रोल डीजल पे लागू नहीं होगा। एयर पेट्रोलियम फ्यूल, जो हवाई जहाज में पेट्रोलियम फ्यूल भरा जाता है उस पर लागू नहीं होगा। शराब पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
दवाई पर लगेगा लेकिन शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैनिक सब्जी पर जीएसटी लागू नहीं होगा। जीएसटी में 5 स्लैब बनाई गई हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपसे ये पूछा जा सकता है कितनी स्लैब है जीएसटी में टैक्स की, तो 5 स्लैब है, 0, 5, 12 और 18, 28। और इसमें से जो स्टैंडर्ड स्लैब है वो 12%, 18% है। जीएसटी के प्रभाव क्या हुए? एक तो उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि हो गई, मूल्य में कमी आई क्योंकि 2-2, 3-3 जगह टैक्स देने पड़ रहे थे, अब एक ही जगह टैक्स देना पड़ रहा है। जटिलता में कमी आई, एक प्रकार का टैक्स है, सीधा सीधा पता चल जा रहा है ना। उपभोक्ता संख्या में कमी आएगी। उत्पादकता में क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, फलस्वरूप लाभ में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि और सरकार को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। हालांकि ये अनुमान है, ये वास्तविकता में कितने संभव हुए हैं ये तो देखने वाली बात होगी। विश्व व्यापार में क्या हुआ? निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा, विश्व व्यापार के लिए ज़्यादा करेंसी बचेगी और विश्व व्यापार घाटा कम होगा। 14वें वित्त आयोग के सुझाव और सिफारिश क्या थे? केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। अभी 15वें वित्त आयोग की हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें सिफारिशें पढ़ेंगे, इसको आप मत पढ़िएगा 14 वाला, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें उसमें हम लोग पढ़ेंगे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया क्या है? भारत के ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पॉलिटी में। ये एक संवैधानिक निकाय है। ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की समीक्षा करने और एक स्थिर और स्थायी राजकोषीय प्रवेश बनाए रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? केंद्र व राज्य में जीएसटी का बंटवारा किस तरीके से होगा ये निर्धारित करेगा कौन? वित्त आयोग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र व राज्य में जो जीएसटी का बंटवारा है वो किस आधार पर होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये वित्त आयोग निर्धारित करेगा। राज्यों के लिए निर्धारित अंश में प्रत्येक राज्य के आवंटन का भाग कौन निर्धारित करेगा? वो भी वित्त आयोग निर्धारित करेगा। विभिन्न राज्यों को विशेष उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले सहायता, अनुदान या वितरण के सुझाव कौन देगा? आर्टिकल 275 में वित्त आयोग देगा। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, जिनकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे आगे जब करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, ठीक है। उसके बाद आप ये दो नाम याद रखिए, 14 और 15, बस इतना बहुत है। 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 तक इसके वाई.वी. रेड्डी थे और 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह 2020 से 2025 तक, ठीक है। अमेरिकी अर्थशास्त्री लॉफर ने एक वक्र के द्वारा कर राजस्व की प्राप्ति और कर की दर में संबंध को स्थापित किया, जिसे लेफर क्योर कहते हैं, जिसे लेफर कर्व कहते हैं। कर्व होगा यहाँ पर, लेफर कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। राजस्व खाता क्या होता है? बजट का वह भाग जिसमें सरकार की चालू प्राप्तियां व चालू व्यय का विवरण होता है। सरकार की ऐसी प्राप्ति जिसमें ना तो परिसंपत्ति में गिरावट आए, ना ही देयता में वृद्धि हो, ऐसे को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और राजस्व व्यय क्या है? सरकार का ऐसा व्यय जिसमें ना तो परिसंपत्ति में व्यय हो, ना ही देयता में कमी आए। ये सब पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पूंजी बजट क्या होता है? कैपिटल बजट, बजट का वह भाग जिसके संबंध में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से होता है, पूंजी बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो या तो परिसंपत्ति में गिरावट का प्रतिफल हो, जिसके कारण देयता में वृद्धि हो, और पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। और पूंजीगत व्यय सरकार का ऐसा व्यय जिसमें या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयता में कमी हो, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं? बाजार उधार विनिवेश से प्राप्ति हो, या ऋण वसूली हो, अन्य प्राप्तियां, भविष्य निधि हो, ऋण व बचत योजना हो। हमने जो बजट वाला लेसन आपको पढ़ाया था उसमें ये चीज़ें बताई थी। पूंजीगत व्यय क्या है? निवेश, ऋण भुगतान, सरकार द्वारा वितरित ऋण, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसमें आप मेन रूप से जीएसटी कर के ऊपर, कर के प्रकार के ऊपर, इन सब पर फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमी में आपका एक तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जो आपको पढ़ लेनी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपका जो इकोनॉमी के करंट टॉपिक बचे हैं, जैसे कि एक तो बचा है कि राज्यों का उत्पादन के आधार पर, एक बोर्ड और मुख्यालय वाला टॉपिक है ना। ऐसे 2-3 टॉपिक बचे, इनको हम 1 या 2 वीडियो में और कवर करेंगे और इकोनॉमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।